Hello and welcome to the new video. Here we are going to discuss about the second factor, that is the steric effect on nucleophilicity. Whenever a molecule or ion work as a nucleophile, it must get closer to carbon atom to attack it. ओके तो जब भी कोई आयन या मॉलिक्यूल वर्क करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल तो उसे अप्रोच करना पड़ता है कार्बन एटम को. So, to approach the carbon atom, some of the bulky groups on the nucleophile will hinder the approachment. ठीक है. तो क्या हम कह सकते हैं कि जब भी कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल पर अगर बल्कि ग्रुप अटैच होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अटैक होते हैं जो कि बल्कीनेस शो कर रहे होते हैं, तो वो उसे कुछ हिंडर करते हैं, यानी कि थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करते हैं, थोड़ी सी उसे रुकावट पैदा करते हैं. ठीक है, कार्बन को अप्रोच करने के लिए. तो क्या होता है कि फिर रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है. ठीक है, तो जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं न्यूक्लियोफाइल पर, वो हिंड्रेंस पैदा करते हैं टू द अप्रोचिंग ऑफ कार्बन एटम. तो क्या होता है कि उसकी रिजल्ट में रिएक्शन रेट स्लो हो जाता है. रिएक्शन रेट विल बी स्लो. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है. एक है टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड आयन और सेकंड वन है ईथो ऑक्साइड. अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बल्कीनेस शो हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही. यहाँ पर किस तरह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और इस तरह से अटैच है कि एक ही कार्बन पर अटैच हैं, तो ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं टू द अप्रोचिंग ऑफ कार्बन एटम. लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई ऐसे मिथाइल ग्रुप इस तरीके से ये नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये इजीली कार्बन को अप्रोच कर सकता है. ठीक है, तो इस तरीके की हिंड्रेंस को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस. यहाँ पर टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन है जो वो है एक स्ट्रॉन्गर बेस है यहाँ पर फॉर द एब्स्ट्रैक्टिंग ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, लेकिन ये इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप हैं जो कि हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्यूटोक्साइड आयन है वो स्ट्रॉन्गर बेस तो है, लेकिन यहाँ पर ये वर्क करेगा एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल. और यहाँ पर ईथोक्साइड आयन है जो वो वीक बेस है, लेकिन वर्क करेगा एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जस्ट बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, so we can say here the nucleophile attack on carbon. However, bulky nucleophile cannot approach the carbon atom so easily. ठीक है, और बेसिस जो होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं और वर्क करते हैं एज अ बेस. कुछ बेस इस तरह से होते हैं कि वो वर्क करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड एज अ बेस, यानी कि अटैक भी करते हैं प्रोटॉन पर और इस तरह भी कैपेबल भी होते हैं कि कार्बन पर भी, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पर भी वो अटैक कर सके इजीली. तो अगर हमें एक ऐसी स्पीशीज़ चाहिए जो कि वर्क करे एज अ बेस, तो हम हमेशा बल्कि रीजेंट यानी कि टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन का टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड आयन को चूज़ करेंगे. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बेस है वर्क करे एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो हम लेस हिंड्रेड रीजन का यूज़ करेंगे, जिस तरह से ये ईथ ऑक्साइड आयन है इसी तरह से. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को हिंडर्ड करती है, यानी कि बल्कीनेस जो हो गई. Steric hindrance hinders the or restrict nucleophilicity
in SN2 reaction more than it hinders basicity. ठीक है, यानी कि बेसिसिटी पर क्राउडेड कार्बन एटम का इतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में होता है। और इस चीज़ की बेस पर हम एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो SN2 रिएक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कंपाउंड के लिए वैलिड है और सेकेंडरी कंपाउंड के लिए वैलिड है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो 1 डिग्री पर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन 1 डिग्री में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री। और जो 3 डिग्री होते हैं कंपाउंड्स उन पर 3 डिग्री कार्बन के लिए SN2 रिएक्शन वैलिड नहीं है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस और कुछ फैक्टर्स के ये 3 डिग्री कार्बन पर SN2 रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। ठीक है, और the SN2 reaction can be proceed on tertiary group in a drastic conditions. Okay. Stay with it. You don't need to water it down.